हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं प्री बोर्ड क्लास 12 का मैं बताने जा रहा हूं, जो कि 2024-25 2024 और 25 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका प्री बोर्ड माना जाएगा। गाइस, इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं एकदम इजी लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, और इसमें एक चीज और आपको बेनिफिट मैं दूंगा कि इसमें जी क्वेश्चन के साथ साथ मैं आंसर भी मैं बताऊंगा इसमें। ओके गाइस, तो बने रहिए और आपके प्री बोर्ड में बहुत ज्यादा यहाँ से हेल्पफुल मिलेगा इस क्वेश्चन से। ओके, तो हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट इसमें दिया है, जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। आपको 15 मिनट मिलेगा, जो कि इसको केवल आपको रीड करने के लिए 15 मिनट आप पूरे पेपर को देखकर अच्छे से समझेंगे। ओके, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सारा क्वेश्चन अनिवार्य आपको करना है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन। आपका प्रत्येक क्वेश्चन के सामने आपका मार्क्स दिया गया है कि कितनी नंबर का कौन से क्वेश्चन कौन से कितनी मार्क का है। ओके, तो आप इसके अकॉर्डिंग देखकर कर लीजिएगा। सेक्शन फर्स्ट रीडिंग में आते हैं हम लोग। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसको जवाब देना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वोमेन इज हर कैरेक्टर हर प्योरिटी। मतलब कहने का मतलब है कि जो एक स्त्री का वास्तविक आभूषण क्या होता है, तो एक स्त्री का जो एक वास्तविक आभूषण जो होता है उसकी करेक्टर मतलब कि चरित्र, और हर प्योरिटी का मतलब होता है उसकी शुद्धता। उसकी सबसे बड़ी आभूषण ये मानी जाती है कि उसकी मतलब एक चरित्रहीन न हो, चरित्र हो उस। ओके, मेटल एंड स्टोन्स कैन नेवर बी रियल ऑर्नामेंट्स। कहा जाता है कि स्टोन जो होते हैं, जो पत्थर चाहे जो भी है, एक खूबसूरती ये बढ़ा देती है। इसको खूबसूरती के लिए ये सब पत्थर या जो आभूषण चीज होती हैं वो शुद्ध नहीं माना जाता है। उसको वो चरित्र को डिफाइन नहीं कर सकता है। वो खूबसूरती तो बढ़ाता है, लेकिन क्या है, एक्सटर्नल है, वो बाहरी खूबसूरती बढ़ाता है, लेकिन अंदर की खूबसूरती नहीं बढ़ाता है। गाइस, इसको हम लास्ट में इसको हम रीड करते हैं, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहले इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं, उसके बाद से हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो समय ज्यादा हम आपका नहीं लेंगे, वेस्ट टाइम नहीं करने देंगे। पहले देखते हैं। द रियल ऑर्नामेंट ऑफ व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वोमेन। तो ऑर्नामेंट का मतलब होता है कि आभूषण। स्त्री का एक वास्तविक आभूषण क्या होता है, तो स्त्री का एक वास्तविक आभूषण यहाँ आंसर दिया है कि द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वोमेन इज हर कैरेक्टर हर प्योरिटी। मतलब कि एक स्त्री का शुद्ध अगर देखा जाए तो आभूषण क्या होता है, तो उसकी कैरेक्टर होता है, उसका चरित्र होता है, और उसकी अशुद्धता होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। व्हाट थिंग्स हैज बीन कॉल्ड अ सैक्रिफाइस बाय द भगवत गीता। भगवत गीता में किस चीज का वर्णन किया गया है बलिदान से, किस चीज को बलिदान कहते हैं। तो हम देखेंगे तो आंसर में असोशल एंड असोशल। यहाँ पे देखते रहिए गाइस, हम यहाँ पे ट्रिक लगा के दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि असोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन हैज बीन कॉल्ड अ सैक्रिफाइस बाय द भागवत गीता। मतलब कहने का मतलब है कि सोशल एक समाज में धार्मिक और ऑब्लिगेशन कर्तव्य होना चाहिए। अगर समाज में अगर आपके अंदर धार्मिक और कर्तव्य जो आपकी प्रतिज्ञा अच्छी नहीं है, तो उसको कुछ नहीं माना जाएगा। आपको अगर समाज में रहते हैं तो समाज में सबसे बड़ी भगवत गीता बताता है कि आपके सबसे बड़ा बलिदान इसको माना जाता है कि आप समाज में अच्छे से अपना कर्तव्य को निर्वहन कीजिए। इसी को सबसे बड़ी बलिदान माना गया है। व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी ग्रेटर सेक्रीफाइस। बोल रहा है कि सबसे महान बलिदान इसमें क्या माना गया है, तो सबसे बड़ी महान इसमें माना गया है, कर्तव्य माना गया है कि टू सर्व द पुअर एंड द नीडी इज कंसीडर्ड टू बी अ ग्रेटर सेक्रीफाइस। क्या लिखा है, सेक्रीफाइस। मतलब कि अगर गरीब की सेवा करते हैं, सेवा देते हैं, जो गरीब लाचार है उसकी अगर आप मदद करते हैं, तो सबसे बड़ी आपका सेक्रीफाइस माना जाएगा, सबसे बड़ी बलिदान माना जाएगा। भगवत गीता के अकॉर्डिंग अगर एक गरीब की, एक दिन दुखिया के अगर आप मदद करते हैं, तो आप सबसे अच्छा काम करते हैं, सबसे अच्छा काम आपको माना गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। वेयर डज द रियल ऑर्नामेंटेशन लाइज। बोल रहा है कि कहाँ पे, ये क्या मतलब आभूषण को किस जगह पे कैसे मतलब इसको सजाया जाता है, कैसे मतलब बताया गया, इसमें कैसे व्याख्या की गई है। तो द रियल ऑर्नामेंटेशन डज नॉट लाई इन लोडिंग द बॉडी विथ मेटल एंड स्टोन, बट इन प्यूरिफाइंग द हार्ट एंड
डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ सोल, ब्यूटी ऑफ सोल। मतलब कहा जा रहा है कि एक देखिए तो हम ऐसे नहीं है कि हम आभूषण को एक बॉडी पे अपने लाद लिए, बॉडी पे बढ़िया से चढ़ा लिए, बढ़िया से गहना पहन लिया, हार और हाँ जितना भी था चांदी का या सोने की रिंग पहन लिया मैं, बढ़िया बढ़िया उस पे मोती जो लगा रहता है कि आप कह सकते हैं कभी कभी आप देखे होंगे रिंग में क्या कुछ मोती भी लगाया गया रहता है कि जिससे उसकी सुंदरता बढ़ जाती है और आपकी बॉडी पर्सनालिटी भी अलग दिखने लगती है। तो हम उस सब चीजों को क्या करते हैं, उसको उतना नहीं मानते हैं। डज नॉट लाइक द लोडिंग। अगर आप बॉडी पे इतनी गहने लाते हैं तो खूबसूरती नहीं है, उसको आभूषण अलंकृत नहीं कहा जाएगा। आपका सबसे बड़ा कहा जाएगा जो आपकी दिल जो है वो एकदम शुद्ध होना चाहिए। डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ सोल मतलब आपकी आत्मा क्या हो, हमेशा वो आत्मा एकदम सुंदरता हो। आत्मा आपके अंदर से जो खूबसूरती हो, अंदर की खूबसूरती वो हमेशा क्या रहता है, वो हमेशा के लिए रहता है। बाहरी खूबसूरती क्या होता है, एक टाइम आएगा, एक लिमिटेशन होती है, आपकी खूबसूरती क्या हो जाएगी, धीरे धीरे चली जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्या दिया है, ई देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई का फर्स्ट देखते हैं। तो विच वर्ड इज द पैसेज मीन्स स्पॉटलेस। स्पॉटलेस का मतलब होता है कि साफ सुथरा, साफ सुथरा। जैसे स्पॉट का मतलब धब्बा कहते हैं और स्पॉटलेस का मतलब होता है साफ सुथरा, कोई धब्बा नहीं। तो इसी पैसेज से हम एक देखेंगे तो आप मिलेगा इसमें अनस्यूल्ड। अनस्यूल्ड का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, मतलब साफ सुथरा होता है। तो इसका मतलब अनस्यूल्ड करेक्ट आंसर होगा आपका। ओके, अब देखते हैं विच वर्ड इन द पैसेज इज द ऑपोजिट ऑफ इनसिग्निफिकेंस। इनसिग्निफिकेंस का मतलब होता है अशानदार, मतलब बेकार चीजें। तो हम इसका अपोजिट लिखना है, उसका विलोम बताना है, तो सिग्निफिकेंस हो जाएगा। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है शानदार। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट डज द पेज गेटिंग राइट ऑफ द मीन टू द पैसेज। इस पैसेज में सबसे बड़ी चीज, अब गेटिंग राइट का मतलब होता है छुटकारा पाना। छुटकारा पाने का अर्थ क्या है, तो टू रिमूव समथिंग दैट यू डोंट वांट एनी लॉन्गर। जो चीजें आप नहीं चाहते, लंबे समय से नहीं चाहते हैं, जिसको आप कुछ चीजों को रिमूव कर देते हैं, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वो आप चाहते हैं तो उसको गेटिंग राइट बोल सकते हैं। ये अपने तरफ से आपको आंसर देना है, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन बी में, राइटिंग पे देखते हैं। तो राइटिंग में क्या है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ये 10 नंबर का आपका आता है योर एम इन लाइफ। पहला आपका दिया गया आर्टिकल्स क्या है, आर्टिकल आपका तो योर एम इन लाइफ, आपके जो लाइफ में है, जो जीवन है, उसमें आपका क्या गोल है, क्या मतलब बनना चाहते हैं, अचीव क्या करना चाहते हैं, अचीव क्या करना चाहते हैं। सेकेंड इसमें टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स। आपका महत्वपूर्ण मतलब कि खेल और जो गेम होते हैं हमारे, उस गेम में, खेल कूद में क्या महत्वपूर्ण है, क्या चीज की महत्वपूर्ण बताई गई है। तो महत्वपूर्ण हमारे गेम तो है ही है, और मैं गेम पे एक वीडियो अलग से बना दिया हूं। मैं इसको अभी इस वीडियो के बाद से मैं उस वीडियो को भी अपलोड कर दूंगा, उसमें जाकर आप देख लीजिएगा। 10 नंबर की बात है, उसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ये दोनों मैं वीडियो डाला हूं, अभी नहीं बना दिया हूं लेकिन डाला नहीं हूं। मैं इसको इस वीडियो को अपलोड करने के बाद से मैं नेक्स्ट दोनों ये वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा। अनएम्प्लॉयमेंट अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट डे यूथ। मतलब कि इस समय जो बेरोजगारी की जो समस्या है वो यूथों पे कैसी प्रभाव कर रही है, कैसी कितनी समस्याएं, मतलब कैसे आज का यूथ ये बेरोजगारी को प्रॉब्लम को लेकर कितना फेस कर रहा है, कैसे कैसे फेस कर रहा है, क्या क्या मतलब उसको झेलना पड़ रहा है, ये सारी चीजें आपको डिटेल्स में बताना है। आर्टिकल का मतलब यही चीज होता है, एसे। आर्टिकल का मतलब ये होता है एक एसे का छोटा रूप होता है। ओके, तो अनएम्प्लॉयमेंट पे मैं इस पे भी वीडियो बना दिया हूं, लेकिन बस अपलोड नहीं किया हूं। मैं दोनों पे अपलोड करूंगा, आपको दोनों में से कोई एक पे आपको लिख कर आना है, ठीक है गाइस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ योर सिटी एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर हाइक इन हाउस एंड वाटर टैक्स। आपको एक मेयर पे, अपने शहर के मेयर जो होते हैं उन पे एक लेटर क्या लिखना है, लेटर लिखना है। तो इसमें एक क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आपको यहाँ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ दिया है, ठीक है। राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ योर सिटी एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर हाइक इन हाउस एंड वाटर टैक्स। आपके घर पर जो टैक्स लगता है और जो आपकी पानी पे टैक्स लगता है, उस पे आपको एक तो टैक्स भी लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, और आपको क्या किया जा रहा है, पानी शुद्ध मिल भी नहीं रहा है, और इस पे टैक्स आपको देने में बहुत ज्यादा क्या हो रही है, कठिनाइयां हो रही है। तो इसके बारे में आपको एक लेटर को राइट करना है, ठीक है। अब आते हैं इसी
डी में आपको और कर दिया है, या तो एक कीजिए या तो एक कीजिए, राइट और लेटर, सॉरी यहाँ पे लेटर नहीं होना चाहिए, एप्लीकेशन होना चाहिए, क्योंकि एक लेटर और एक एप्लीकेशन देता है, दोनों में से कोई एक आप लिखेंगे 10 नंबर आपको एग्जामिनर आपको दे देगा, मिलेगा। 10 नंबर की बात है गाइस, तो इसको अच्छे से लिखिएगा। तो मैं इस पे भी एक वीडियो अलग से बनाया हूँ, इस वीडियो को मैं एक तो अपलोड कर दिया हूँ, ये मेरे जाकर देखिएगा आप, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ये वाला लेटर मिल जाएगा, ठीक है। राइट अ लेटर टू द, अब एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन में क्या है कि राइट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, यहाँ पे एप्लीकेशन कर लीजिएगा, ये लेटर की जगह पे एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग रिसेस। आपके जो दोपहर में जो आपका छुट्टी होता होगा लंच के समय, तो जो एक 20 मिनट या 30 मिनट की पीरियड में, तो आप एक ऐसा एक एप्लीकेशन अपने प्रिंसिपल सर के पास लिखिए कि जो उसमें कि कुछ ऐसी प्रोवाइड किया जाए कि उसमें जैसे बच्चों क्या हो सके, माइंड फ्रेश हो जाए, और उसके बाद से उस लंच में थोड़ी सी माइंड फ्रेश कर ऐसी कोई गेम बना दिया जाए कि गेम खेलने के बाद से बच्चे फिर से 2 3 4 जो पीरियड चलता है उसके बाद से उसमें अच्छे से पढ़ाई कर पाए, बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर लें। ओके, अब आते हैं हम लोग ग्रामर पे, सेक्शन सी पे ग्रामर देखते हैं गाइस। तो ग्रामर में क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपको 10 नंबर का मिलेगा, 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स। ओके, अब आते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट एकदम है, एकदम बने रहिएगा, इस पे आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से आ सकता है, 2025 का जो बोर्ड एग्जाम है, आप इस पे बने रहिए, एकदम देख कर जाइएगा इस वीडियो को, 2025 में आपको हेल्प करेगा। एक तो प्री बोर्ड में तो करेगा ही करेगा, आपका मॉडल पेपर जो जैसे आपका बनेगा इसी पे, क्योंकि मैं ये जो गवर्नमेंट की साइट है उससे मैं इसको मैच कर मैं इसको बनाया हूं। ओके, तो गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल इज कॉल्ड, जो लोगों के द्वारा जनता के द्वारा सरकार बनाई जाती है उस सरकार को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे सब ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक बोलते हैं, जो जनता चुनती है सरकार को, जनता अगर बनाती है प्रधानमंत्री तो उसको लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डेमोक्रेसी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी, द फ्रेज रन डाउन मीन्स, तो फ्रेज है, मुहावरा है, रन डाउन का मतलब, यहाँ पे रन डाउन का मतलब दौड़कर गिरना नहीं होता है, नीचे नहीं आना होता है। अब देखिए इसमें दिया है कि रनिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर टू द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब ऊपर से दौड़ते हुए नीचे की तरफ आना, इसको बोलते हैं, नहीं ये गलत है। रनिंग फ्रॉम अ हिल टॉप टू द फुट ऑफ अ हिल, मतलब जो पर्वत के ऊपर से चोटी पर से नीचे की पर्वत पे आ जाना, पर्वत के नीचे पे सतह पे आना, क्या दौड़ कर आना, क्या ये सही होगा, नहीं ये भी रॉन्ग है। 3rd नंबर क्या है, तो इसमें दे रहा है कि 3rd नंबर है कि इसमें रनिंग फ्रॉम अ हिल टॉप टू द, ये तो हो गया फुट, एकदम ऊपर से हिल से नीचे, टॉप से क्या करना, नीचे आना हिल पर्वत पे। टू बी अनएबल टू रन, मतलब दौड़ने में असमर्थ होना, नहीं। चौथा ऑप्शन आपका टू बी इन पुअर हेल्थ, मतलब आप समझ जाइए कि रन डाउन का मतलब होता है कि खराब सेहत, तो खराब सेहत, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन है टू बी इन पुअर हेल्थ, चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। द सिनोनिम्स ऑफ फ्रैंक, फ्रैंक इज, तो फ्रैंक का मतलब होता है अस्पष्टवादी, तो स्पष्टवादी, तो इसमें सेमलेस, बेशर्मी तो होगा नहीं। वाइफ स्पोकन, वाइफ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे गवर्नमेंट के साइड पे देखेंगे तो वाइड स्पोकन है, मतलब बढ़ा चढ़ाकर बोलना, बातें करना। तो कैंडिड हो जाएगा, कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी, क्या होता है गाइस, स्पष्टवादी होता है। फुलिश मतलब बेवकूफ, तो बेवकूफ तो होगा नहीं, तो इसका फ्रैंक का आंसर क्या हो जाएगा, कैंडिड हो जाएगा। ऑलवेज, क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ, हमेशा वह सत्य बोलता है, तो हमेशा सत्य बोलना, तो क्या स्पीक के साथ हमेशा ट्रूथ के साथ द का यूज किया जाता है, ए का नहीं किया जाता है गाइस। आप कई बार देखे होंगे आपको, तो कई बार क्या होता है यहाँ पे एक होता है कि टेल अ लाई, लाई के लिए टेल अ लाई, ये होता है टेल अ लाई के लिए ए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ स्पीक अ ट्रूथ दिया, तो अ ट्रूथ नहीं होना चाहिए, द ट्रूथ होगा, तो इसमें गलती क्या है, तो आपका ये आपका 3rd वाला आंसर राइट हो जाएगा। ये हटाकर यहाँ पे इसमें पूछ रहा है कि कौन से, देखिए नीचे पढ़िए, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, तो इसमें से कौन से एरर है, तो एरर बताना है तो ये हटा देंगे, द इसके जगह पे द लगेगा, तो आप बता देंगे बस, ये आपका क्या है, रॉन्ग है, कभी भी ट्रूथ के साथ ये नहीं लगता है, द लगता है। आगे देखते हैं, अब इसमें क्या है, ई क्वेश्चन में द एंटोनिम्स ऑफ सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब वही अभी शानदार, तो ये तो ऊपर ही मिला था, देखिए इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिल गया। तो शानदार को क्या, यहाँ पे शानदार दिया, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, विलोम लिखना है, तो विलोम का मतलब होता है विलोम शब्द, सॉरी कहाँ गया, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, एंटोनिम्स दिया है, तो सिग्निफिकेंट का क्या हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा गाइस, इनसिग्निफिकेंट, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। ये देखिए 5 का ये भी आपका कितने, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट नरेशन। आपको नरेशन है जो कि आपको 5 क्वेश्चन है, ये भी ग्रामर से रिलेटेड है, जो कि 5 क्वेश्चन है और 10 नंबर आपको मिलेगा। यहाँ से गेन कितने नंबर कर सकते हैं गाइस, 10 नंबर। देखते हैं, ही सेड टू मी, उसने कहा, उसने मुझसे पूछा, वेयर डू यू टीच इंग्लिश, आप अंग्रेजी कहाँ पढ़ाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, ही आस्क्ड मी वेयर आई टॉट इंग्लिश। ये मैं नरेशन पढ़ा चुका हूं, अगर आपको नरेशन न समझ में आए तो मेरा प्रीवियस वीडियो जाकर देख लीजिए, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा गाइस, सेड को हटाने, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड को रिमूव करने के लिए हम लोग आस्क्ड लगाते हैं, वहां पे टोल्ड नहीं लगाएंगे। जब हमारा एक क्वेश्चन असर्टिव सेंटेंस होता है तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, वहां पे टोल्ड का यूज करते हैं। फिर आपका इंपरेटिव में आपका ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज, ये सारी चीजें लगते हैं। ठीक है, ओके गाइस, आ रहे समझ में। ओके, इफ एनी डाउट यू आस्क मी एनी क्वेश्चन विदाउट फियर एंड विदाउट हेजिटेशन। ओके, थ्रू कमेंट, आपको कमेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मेरे से आस्किंग कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम आपकी है, जो भी डाउट है, मैं क्लियर उसको कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो समझ में आ गया। सी सेड टू अंकुर, उसने अंकुर से बोली, अंकुर से क्या कही, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद कीजिए। तो गरीबों की मदद कीजिए तो क्या हो जाएगा, सी एडवाइज अंकुर, वो अंकुर को एडवाइस दे सकती है, रिक्वेस्ट नहीं करेगी, ऑर्डर नहीं देगी। अब ऑर्डर देकर थोड़ी बोलेगी कि आपको गरीबों की मदद कीजिए, वो सलाह देगी कि अंकुर, अंकुर से बोलेगी, सलाह देगी कि अंकुर एडवाइज, सॉरी, सी एडवाइज अंकुर टू हेल्प द पुअर, मतलब गरीबों की मदद कीजिए। उसने एडवाइस, सलाह क्या दी कि गरीबों की मदद कीजिए, गरीबों की। कंबाइंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे, जो कि आपका सिंथेटिक्स से है। सिंथेटिक्स आप पढ़े होंगे तो इसमें से देखिए 2 नंबर आपको यहीं से गेन कर लेंगे। हर हस्बैंड डाइड, उसकी पति की मृत्यु हो गई। सी हर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुने। सी फेंटेड, वो मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। तो क्या बनेगा गाइस, तो हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ। अब इसमें तो एक ही नाउन, फाइनाइट वर्ब एक ही हमारा रहता है, तो फाइनाइट वर्ब एक फेंटेड तो हो गया, तो हम इसको क्या कर लेंगे, डाई को डेथ करेंगे, नाउन बना लेंगे। तो हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड डेथ, अपने पति की मृत्यु की खबर सुनते हुए, सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। क्या हो गई, मूर्छित हो गई। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी डिड नॉट स्टील माई पेन। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, सी डिड नॉट स्टील माई पेन, हर सिस्टर डिड नॉट स्टील माई पेन, इनटू कंपाउंड सेंटेंस। इसको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो कंपाउंड सेंटेंस मैं पढ़ा चुका हूं, प्रीवियस वीडियो आप मेरा देख सकते हैं कि उसमें कितना अच्छे से मैं एक्सप्लेन किया हूं। ठीक है, इसमें समझ लीजिए। तो क्या हो जाएगा, नाइदर सी नॉर हर सिस्टर, ना ही वह ना ही उसकी बहन, स्टोल माई पेन, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट है, तो हम क्या करेंगे, डिड जब रिमूव करेंगे तो यहाँ पे एमबी की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो स्टील का सेकंड फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, स्टील का सेकंड फॉर्म स्टोल लगाइएगा, अगर स्टोल नहीं लगाएंगे तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि नाइदर सी नॉर हर सिस्टर स्टोल माई पेन, ना ही वह ना ही उसकी बहन मेरी कलम चुराई। अब आते हैं हम लोग, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें पैसिव वॉइस है, ही हैज गिवन मी अ पेन, उसने मेरे को एक पेन दिया। उसने मेरे को एक पेन क्या किया, उसने मुझे एक पेन दिया। ये कौन सा, ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस किस में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनेगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो इसमें 2 ऑब्जेक्ट है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर बना सकते हैं। चलिए हम पहले अ पेन से लेते हैं। तो अ पेन हैज बीन गिवन टू मी बाय हिम, ये हो गया। आप चाहें तो दूसरा नियम से बना सकते हैं, पहले मी को इधर लाएंगे, तो मी को लाएंगे तो देखिए 2 ऑब्जेक्ट है। देखिएगा इस यहाँ पे क्या है, 2 ऑब्जेक्ट है। 2 ऑब्जेक्ट होकर आप डरिएगा नहीं कि 2 ऑब्जेक्ट दे दिया तो मैं कैसे बनाऊंगा। यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट मी है और यहाँ पे एक अ पेन है, तो 2 ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो 2 ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या किया, पहले इसको बनाया यहाँ पे कि अ पेन हैज बीन गिवन टू मी बाय हिम, और फिर उसके बाद से यहाँ पे देखिए और करके मैं, आई हैव बीन गिवन अ पेन बाय हिम, मुझे उसके द्वारा मुझे एक पेन प्राप्त हुआ उसके द्वारा। हाँ, उसने मुझे एक पेन क्या किया, मुझे दिया। अ पेन हैज बीन गिवन टू मी, मुझे एक पेन प्राप्त हुआ उसके द्वारा। आगे देखते हैं गाइस। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द स्टूडेंट इज नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, विद्यार्थी क्लास में शोर नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का गाइस मैं पढ़ाया हूं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस उसी में रहता है, इसका पैसिव वॉइस उसी में बनाएंगे, लेकिन बीइंग लगा लेते हैं एक, बस इसमें बढ़ाएंगे क्या, बीइंग। तो क्या लिखेंगे, अ नॉइज इज नॉट बीइंग मेड बाय, अ नॉइज इज नॉट बीइंग मेड बाय द स्टूडेंट इन द क्लास, करेक्ट आंसर है।
करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब देखिए इसमें फॉलोइंग देना है तो क्या है, प्रिया चॉप्ड वेजिटेबल्स फ्रॉम नाइफ। प्रिया ने क्या की, चाकू से सब्जी काटी। तो चाकू के लिए जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, कोई भी इक्विपमेंट हो, तो हम लोग विथ का यूज करते हैं। भाई कलम से लिखी, स्टिक से पीटी तो स्टिक के लिए, या स्टिक के साथ चली तो हम लोग हमेशा विथ का यूज करते हैं। मतलब से के लिए फ्रॉम नहीं लगाएंगे। फ्रॉम बहुत बच्चे गलती करते हैं, फ्रॉम का मतलब से होता है, लेकिन विथ का मतलब इस से का भी सेंस देता है और साथ का भी सेंस देता है। तो यहाँ पे साथ नहीं देगा, यहाँ पे से देगा। यहाँ पे विथ का मतलब, तो यहाँ पे देखिए करेक्ट, यहाँ पे रॉन्ग आंसर हमारा क्या है, तो यहाँ पे ये आपका गलती है। ये तो हम यहीं पे बता दिए हैं कि इसमें पूछ रहा था कि करेक्ट कीजिए, करेक्ट इन वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें करेक्ट क्या था, तो फ्रॉम नहीं लगता है, नाइफ के साथ हमेशा क्या लगता है, विथ लगता है, तो विथ का यूज कीजिएगा। फ्रॉम को हटाकर यहाँ पे विथ लिखिएगा। ओके, सी इज जूनियर देन मी। तो जूनियर यहाँ पे हमेशा जब भी किसी की कंपेयर करना रहता है, तुलना कभी किसी को, वह मेरे से क्या है, सी इज जूनियर टू मी, वह मेरे से छोटी है, जूनियर है, मैं उससे सीनियर हूँ। तो यहाँ पे टू का यूज करते हैं, न कि देन का। तो देन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा गाइस, टू का यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है। चलिए, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन योर वन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। आपको इसमें मीनिंग दिया है, आपको इसमें सेंटेंस का क्या करना है, क्रिएट करना है, बनाना है। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, इसका भी मतलब होता है इफेक्ट, मतलब प्रभाव डालना। तो योर बिहेवियर इफेक्टेड मी, तुम्हारा जो व्यवहार था ना, मुझे क्या किया, प्रभावित कर दिया। आई हैव डिलीवर्ड टू अफेक्ट। अब देखिए दूसरा सेंटेंस हम अफेक्ट से बनाएंगे, तो आई हैव डिलीवर्ड टू अफेक्ट स्पीच। मैंने उस भाषण को प्रभावित करने के लिए मैंने क्या किया, भाषण दिया। भाषण को प्रभावित करने के लिए मैं एक भाषण दिया। तो मतलब आप प्रभावित, या इसका भी मतलब अफेक्टेड का मतलब होता है प्रभावित करना। ठीक है, प्रभाव डालना। प्रभाव डालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने भाषण किया, दिया। एक डिलीवर का मतलब होता है देना। इसमें दिया एक्सेप्ट, एक्सेप्ट हो गया, एक्सपेक्ट हो गया। तो एक एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, स्वीकृति होता है। इसका मतलब होता है आशा करना, उम्मीद करना। एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट में नहीं कहते हैं कि हम आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, आई एक्सपेक्टेड माई मिस्टेक्स। मैंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, मैंने अपनी गलतियों को क्या किया, मैंने स्वीकार किया। दूसरा एक्सपेक्ट बनाएंगे, तो आई विल एक्सपेक्ट, मैं आपसे आशा करता हूं, आशा करूंगा कि यू विल गेट 98% इन बोर्ड एग्जाम, कि आप बोर्ड एग्जाम में 98% लाओगे। मैं आशा करता हूं कि आप कितनी लाओगे, तो 98%, 98% लाओगे। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। आपको क्या करना है, आपको हिंदी से इंग्लिश बनाना है। तो एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी, तो इसका हो जाएगा देयर वाज अ फॉक्स लिव्ड अ फॉरेस्ट। इसका मतलब हो गया कि एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन वह बहुत भूखी थी। वन डे शी फेल्ट हंग्री। वह खाने की तलाश में घूम रही थी, वो खाने की तलाश में घूम रही थी। तो उसके लिए हो जाएगा, क्या होगा गाइस, सी वाज रोमिंग टू डिस्कवर अ फूड। ओके, घूम रही थी परंतु उसे खाने को कुछ नहीं मिला। तो बट सी फाउंड नथिंग टू ईट। ये हो गया, वह खाने की तलाश, परंतु उसे खाने को कुछ नहीं मिला। अब आते हैं यहाँ पे दिया है कि अंत में उसने आने का निश्चय किया। फाइनली सी, आप सी लगाइए, चाहे ईट भी लगा सकते हैं। हम एनिमल के लिए दोनों का यूज कर सकते हैं, सी का भी यूज कर सकते हैं और ईट का यूज कर सकते हैं। ओके, तो सी डिसाइडेड टू कम बैक, उसने निर्णय लिया कि वापस चलने का। वाइल, जब सी रिटर्निंग, जब वह लौट रही थी, तो देन सी वाज सम ग्रेप्स, उसने क्या की, कुछ अंगूरों को देखी। सी जम्प टू फाइंड ग्रेप्स, उसने क्या की, अंगूरों को उछली, वह उछली परंतु उसका मुंह अंगूरों तक न पहुंच सका। मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, जम्प टू फाइंड ग्रेप्स बट हर माउथ कुड नॉट रीच ग्रेप्स, लेकिन उसका मुंह कहाँ, ग्रेप्स तक नहीं पहुंच सका। ओके, अब आते हैं हम लोग लिटरेचर में, देख लीजिएगा। तो लिटरेचर में आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत कई बार पूछा गया, बार बार पूछा हुआ मैं इसमें आपको क्वेश्चन दिया हूं। इसको केवल पढ़ के जाइए, मैं गारंटी दे रहा हूं गाइस, आप चाहे प्री बोर्ड हो चाहे आपका एनुअल एग्जाम हो, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा आपको इससे। ठीक है, व्हाट हैड हैपेंड इन दिसंबर 1916 इन लखनऊ। पूछ रहा है कि 1916 दिसंबर को
दिसंबर 1916 में लखनऊ में क्या हुआ था, जो कि गांधी जी वाला है आपका इंडिगो से है, जो कि उसी समय तो जाते हैं ना, क्या नाम है उनका, राजकुमार शुक्ला उसी समय गांधी जी से मिलते हैं, क्योंकि लखनऊ सम्मेलन में क्या हुए थे, भाग लेने आए थे, और किसी ने बताया था तिनकठिया पद्धति का इसमें प्रॉब्लम है, जो नील की खेती के लिए क्या किया जाता था, बहुत ज्यादा वहां के अंग्रेज लोग इंडिया के लोगों को परेशान करते थे। Whom did M. Hamel, या तो ये आप लिखिए या तो इसमें ये दूसरा एक क्वेश्चन दिया है कि Whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies and why? M. Hamel जो थे वो किसको दोष लगा रहे थे, पढ़ाई के लिए किसको दोष लगा रहे थे, तो क्यों वो अपने आप को भी दोष लगाते हैं, बच्चों की पेरेंट्स को भी लगाते हैं, बच्चों पे भी लगाते हैं, क्योंकि बच्चे के पेरेंट्स भी, माता पिता नहीं चाहते हैं कि बच्चे हमारे पढ़े, वो सोचते हैं कि जाकर फैक्ट्री में काम करे, पैसे कमाए, और टीचर भी गलती काम करते थे। M. Hamel क्या करते, जब उनको मछली पकड़ने का मन करता था तो ये छुट्टी करके चले जाते थे फिशिंग करने के लिए, तो फिशिंग अपने आप को भी दोष देते थे, क्योंकि अब जर्मन को यहाँ से क्या किया था, यहाँ से इनकी लैंग्वेज को खत्म किया जाता था, फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ से शुरू होने वाला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है, हुज कॉटेज डिड द पेडलर फाइंड अलोंग द रोड, हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय द ओनर ऑफ द कॉटेज एंड व्हाई, जो कि आपका रेट ट्रैप से है, रेट ट्रैप से जो मतलब चुआदानी बेचता है, जो इंसान जो घूम घूम कर, तो क्या होता है एक बार उसको नाइट हो जाता है, बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है, और भूख से क्या करता है, एक रोड के किनारे एक घर देखता है, तो घर के पास जाता है, झोपड़ी में तो खटखटाता है, तो उसमें से ओल्ड मैन निकलता है और उसको क्या करता है, वेलकम करता है, उसको दलिया उलिया खिलाता है, उसके साथ ताश की गड्डी भी खेलता है, लेकिन उसी का पैसा क्या करता है, चुरा लेता है, जो उसकी मदद करता है। तो मदद करने के बाद ही पैसा चुरा कर भागता है, लेकिन बाद में क्या करता है, उसको रिटर्न कर देता है, क्योंकि उसको बाद में एहसास होता है, ग्रीट करता है, उसको पछतावा आती है। तो ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, या तो कॉटेज वाला कीजिए, या व्हाई डिड एनी जंग आस्क साहेब अबाउट द स्कूल। आपके देखिए लास्ट स्प्रिंग से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई डिड एनी जंग क्यों साहेब से पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन साहेब पे क्या प्रभाव पड़ता है। पहले तो शर्माता है कि अब क्या बताया जाए कि मेरे पास पैसा नहीं है, स्कूल भी नहीं है, तो फिर वो बोलता है कि यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, तो बोलते हैं एनी जंग से क्या मैं स्कूल बनवा दूं तो तुम जाओगे स्कूल, तो बोलता है हाँ, लेकिन बड़ा उम्मीद कर लेता है कि स्कूल, लेकिन बाद में पता चलता है इन्हीं जंग स्कूल नहीं बनवा पाती हैं, लेकिन फिर वो आकर पूछता है बच्चा कि क्या मैम आपने स्कूल बनवा दी, तो बोलती है नहीं, तो बड़ा दुख होता है इन्हीं जंग को। ओके, अब देखते हैं आंसर एनी वन ऑफ द, ये तो आप सब अपने कॉपी से क्या कीजिएगा, इसको नोट कर पढ़कर अच्छे से जाइएगा, आपके टीचर्स लिखवाए होंगे आपके नोट्स में, या आपके पास विद्या होगा, इसको देख लीजिएगा अच्छे से, इसमें आपका एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपके विद्या में, या आपके टीचर जो आपके को लिखवाए होंगे आपके नोट्स में, उसको मिल जाएगा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 80 वर्ड्स में लिखना है। 7 नंबर का एक क्वेश्चन, हाउ डिड गांधी जी रिच चंपारण, गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचते थे, बाई ट्रेन के अकॉर्डिंग पहुंचते हैं, थ्रू बाई ट्रेन जाते हैं, लेकिन ये क्या है, बाई ट्रेन से तो पहुंचते हैं, लेकिन कहाँ पहुंचते हैं, पहले राजेंद्र प्रसाद जी घर, कई लोग इसमें मिलेंगे, कई लोग शामिल होंगे, आप पढ़े भी होंगे कि ये आपके सुचिता कृपलानी के कौन थे, वो एक और कृपलानी जी, जेपी कृपलानी मिलते हैं, बहुत लोग मिलते हैं, इसको स्टोरी बहुत अच्छी है, आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ चुके होंगे, मेरी आशा यही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द, देखिए ये आगे आपका कौन सा, डीप वाटर से, वाव कितनी अच्छे क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, व्हाट स्ट्रेटेजी डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ, वो कौन सी स्ट्रेटेजी को अपनाता है और कैसे अपने जीवन को बचाता है, क्योंकि वो 3 बार स्ट्रेटेजी ये अपनाता है कि मैं जाऊंगा और नीचे जैसे जैसे मैं डूबूंगा, जैसे बटन पे मैं पहुंचूंगा वहां पे हिट करूंगा, मैं ऊपर भाग जाऊंगा, क्योंकि वो सोचता है जैसे गेंद को नहीं होता है कि आप फर्स्ट पे उसको मारिए तो ऊपर उछल जाता है, तो वो भी सोचता है कॉर्क की तरह मैं भी ऊपर उछल जाऊंगा, लेकिन उसका क्या होता है, सारा फेल हो जाता है और असफल पाता है। 3 बार प्रैक्टिस वो करता है, लेकिन ट्राई करता है, लेकिन इसमें सक्सेस नहीं मिलता है, लेकिन बाद में उसको एक इंसान, एक लड़का आकर उसको बचाता है। आप लोग पढ़े भी होंगे डीप वाटर को अच्छे से। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन एंड फॉलो, ये 6 नंबर का आपका आता है एक्सट्रैक्ट्स है, इसमें इसी में आंसर आपको मिल जाएगा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, जो एक वस्तु की सुंदरता जो होती है, ब्यूटी होती है, जो खूबसूरती होती है, वो हमेशा के लिए होती है, वो कभी खत्म ना। लव लाइनेस इंक्रीज, वो हमेशा बढ़ता रहता है, प्यार बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वो कभी खत्म नहीं होता है। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर
फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। जो कि एक खूबसूरती होती है वो क्या करती है, वो बढ़ावा देती है। एक अंदर से जो खूबसूरती है वो हर चीज आपको प्यारी प्यारी लगती है। वो आपकी सेहत को भी सही करता है, आपके सपनों को भी साकार करता है। लेकिन आप क्या करते हैं, जब आप बाहरी खूबसूरतियों पर आकर्षित होते हैं तो क्या करता है, आपको दुख का कारण बनता है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट डज द पोइट फील अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी। मतलब पोइट कवि कैसा महसूस करता है थिंग ऑफ ब्यूटी के प्रति। तो थिंग ऑफ पोइट फील्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर इट लव लाइनेस इंक्रीजेज। ये बोलता है, फील करता है कि जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी होती है, जो सुंदरता होती है वस्तु की, वो हमेशा के लिए रहती है, वो कभी वो खत्म नहीं होती है। जहां तक की खूबसूरती बढ़ती रहती है, समय समय के अनुसार वो अंदर की खूबसूरती बढ़ती बढ़ती जाती है। What does the poet mean when he say it will never pass into nothingness? वो क्या मतलब पोइट का कहने का क्या अर्थ है कि जो it will never pass into nothingness, मतलब कुछ नहीं होने के बावजूद भी कुछ नहीं मिलता है। According to पोइट के अनुसार a thing of beauty will never forget, मतलब ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। मतलब कवि के कहने का मतलब जो अंदर की खूबसूरती है वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है या भूला नहीं जा सकता है। वो हमेशा के लिए यादें बनी रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट आउट सम राइमिंग वर्ड्स इन द एक्सट्रैक्ट। आपको राइमिंग वर्ड्स निकालना है। तो देखिए, एकदम राइमिंग का मतलब होता है कि आपका उच्चारण करने में एकदम सेम मिले। तो लव लाइनेस, देखिए यहाँ पे नेस आ रहा है, नथिंग नेस आ गया, नेस मिल रहा है। कीप स्लीप प का साउंड दे रहा है। ईवर नेवर तो भर आ रहा है कि नहीं आ रहा, साउंड दे रहा है, तो इसमें ये आपका सही है। 2 नंबर इस पे मिल जाएगा। 6 नंबर का एक क्वेश्चन था। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोम्स। आपको इस पोयम में 3 आपका सेंट्रल आइडिया दिया, इसमें से कोई आपको एक चूज कर आपको इस पे राइट करना है। तो कीपिंग क्वाइट है, आंट जेनिफर टाइगर है, और रोड साइड स्टैंड है। तो मैं इस पे वीडियो बनाकर एक डाल दूंगा, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। एक 4 नंबर कराता है, बहुत हर साल पूछता है 4 नंबर, तो इसको आप लाइटली मत लीजिएगा, इसको सीरियस लेकर पढ़िएगा। ये जो सेंट्रल आइडिया है उसको, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, 4+4। ये आपको 2 क्वेश्चन देगा 4-4 नंबर का। हु हैज द वुंडेड पर्सन, व्हाट वाज हैपेंड टू हिम। कह रहे कि वो अभी आगे आपका सप्लीमेंट्री में पहला ही क्वेश्चन से है। क्या है क्वेश्चन, जिसमें लास्ट स्प्रिंग नहीं, ये क्या है, दम नहीं, इसमें द इनेमी से क्वेश्चन पूछा गया। हु हैज द वुंडेड पर्सन, जो घायल आदमी था उसके साथ क्या हुआ था, जो कि आपके डॉक्टर सदाओ बचाते हैं, हना है, ये सब लोग कैसे उसको ट्रीटमेंट करते हैं। ये द इनेमी से क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाउ आर डेयरी फेस बर्न्ट, ये आपका है ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर से है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि डेयरी का चेहरा कैसे जला हुआ था, तो एसिड से जला हुआ था, ये तो आपको पता ही होगा। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, ये टाइगर किंग से क्वेश्चन आ गया। देखिए, वो जो एस्ट्रोलॉजर था, जो उसने कौन सा भविष्यवाणी किया, टाइगर को मतलब किंग को क्या बताया कि आपकी एक दिन मौत आएगी। लेकिन मौत कैसे आएगी, ये सारा चीजें भविष्यवाणी पहले एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, भविष्यवाणी कर देते हैं। देखिए, इसी में या तो ये लिखिए, व्हाट वाज द वंडर ऑथर रियलाइज रीचिंग अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पे पहुंचती हैं जो ऑथर हमारी, तो क्या वो रियलाइज करती हैं, क्या महसूस करती हैं। तो ये आपका वो है एलिंग प्लैनेट्स है। नहीं, एलिंग प्लैनेट तो आपके 11 चैप्टर में है। ग्रीन मूवमेंट कौन सा चैप्टर का है, जिसमें अंटार्कटिका पे जाती हैं तो वहाँ का वेशभूषा देखते हैं, वहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी रहती है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहता है। लेकिन हमारे कंपेयर करती हैं, हमारे क्या होते हैं, हमारे जो अर्थ की कंपेयर वो अंटार्कटिका में बहुत अच्छा, मतलब वहाँ के सजेस्ट करती हैं। और वो सोचती हैं कि हम अपने स्टूडेंटों को बुला के लेकर आए और यहाँ के देखें कि ये वाला इन्वायरमेंट क्या करें, अर्थ पे भी ये लोग बना कर रखे हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। आपको फिर इसमें देखिए, दोनों में 2 क्वेश्चन दिया गया, उसमें से एक करना है, लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए, हाउ डिड डॉक्टर सदाओ सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वार। जो प्रिजनर ऑफ वार जो होता है उसको कैसे उसके जीवन को बचाते हैं, जो दुश्मन रहता है अमेरिका का, जो जापान वाले, क्योंकि डॉक्टर सदाओ जापानी थे और उसी समय युद्ध हुआ था जापान और अमेरिका में, तो इसलिए अमेरिका वाले को ये लोग दुश्मन मानते थे। लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, जान बचाते हैं उसकी। तो अब देखते हैं, हाउ डिड हिज वाइफ हाना हेल्प हिम इन द पोज एक्ट एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द सर्वेंट एंड वाई। एक्सप्लेन करना, इसमें बताना है। तो सर्वेंट क्या करते हैं, बहुत डर जाते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, घर छोड़कर भाग जाते हैं लोग। लेकिन हाना और डॉक्टर सदाव क्या करते हैं, दोनों लोग उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी जान बचाते हैं। हाउ डिड द 100 टाइगर टेक रिवेंज। 100वां टाइगर ने कैसे राजा से, टाइगर किंग से कैसे बदला लिया। वाज द
किंग डेड डेड क्या हुआ, राजा को लास्ट में मर गए, हाउ एक्सप्लेन कैसे मरे और एक्सप्लेन कीजिए। तो हाँ मर जाते हैं, सौवा टाइगर के हिसाब से क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो गाइस ये हमारा हुआ एक्सप्लेनेशन। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो था कि मैं इसको आपके क्वेश्चन के साथ साथ मैं आंसर भी मैं बता दिया हूं, तो आप अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा, आपको बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है गाइस, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास जो भी क्लास 12 में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके पास मेरा वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे उनके भी भला हो सके। आप लोग तो हो ही रहा है, उनका भी भला कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस।